बच्चों स्वागत है आपका इस नए टॉपिक में। इकाई 4 सब्जी की फसलों में मिट्टी के पोषक तत्वों का प्रबंधन। बच्चों बहुत ही आईएमपी टॉपिक है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है ना। इसको बहुत ही अच्छे से अपने को ध्यान से समझना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं हम। बात आज होगी पोषक तत्वों की। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो मिट्टी होती है ना, ये जो मिट्टी होती है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, कितने पोषक तत्व, 17 पोषक तत्व की आवश्यकता मिट्टी को होती है। किस लिए? इस पौधे के विकास के लिए, है ना। पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है ना। बेटा उन्हीं पोषक तत्वों के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम परिचय की बात कर लेते हैं। तो पौधों का पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीधे फसल की वृद्धि, कौन सी वृद्धि? फसल की वृद्धि, उपज और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। मिट्टी में कई खनिज पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ होते हैं मिट्टी में, है ना, और पानी होता है जो पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यदि मिट्टी में इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है ना, तो उपलब्ध नहीं होते, तो क्या होता है? फसल का विकास रुक जाता है, प्रभावित हो जाता है ना। इसलिए बच्चों 17 पोषक तत्वों की मिट्टी को आवश्यकता होती है, उससे ही फसल की वृद्धि होती है। यही है परिचय में, और कुछ विशेष नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 17 कुल पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और एक चीज़ याद रखना, जो 17वां पोषक तत्व जो बाद में निकाला गया है ना, वो 17वां पोषक तत्व निकिल माना गया है ना। कौन सा माना गया है? निकिल माना गया है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक सत्र 1, मिट्टी प्रणाली में स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, एक सारणी के माध्यम से हम समझते हैं कि पोषक तत्व 17 किस टाइप से डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ सारणी देख पा रहे होगे आप। पोषक तत्व, सबसे पहला पॉइंट मूल पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व, और तीसरी बात कर लेते हैं हम, क्या बात कर लेते हैं तीसरी, एक मिनट, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बच्चों ये 3 प्रकार से पोषक तत्व को भी डिवाइड कर लिया गया है। जैसे मूल पोषक तत्व की बात कर लेंगे तो पहला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। और स्थूल पोषक तत्व की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये बच्चों ये अपने स्थूल पोषक तत्व हैं, है ना। और उसके बाद में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं? आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, क्लोरीन है, बोरान है, मोलिब्डेनम है और निकिल है। और निकिल कौन सा पोषक तत्व है बच्चों? लास्ट में खोजा गया 17वां पोषक तत्व है ना। तो ये पोषक तत्वों को यहाँ पे एक सारणी के माध्यम से समझाया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है ना। इसके बाद में पढ़ते हैं पोषक तत्वों का वर्गीकरण। जो मैंने आपको वर्गीकरण यहाँ सारणी के माध्यम से बताया है ना, उन्हीं का डिटेल यहाँ पे होगा। अब हम बात कर लेते हैं मूल पोषक तत्वों की। मूल पोषक तत्व क्या होते हैं? मूल पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? एक तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, है ना। ये तत्व हवा और पानी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। काय से? हवा और पानी के माध्यम से पौधों को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट कोशिकाओं का शक्ति प्रदान करता है, इसलिए उन्हें पौधों के लिए, तो अपना अपना ये मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि जो मूल पोषक तत्व होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होता है? पानी और हवा के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, है ना। इतना याद रखना बस आप। ठीक है, उसके आगे बात कर लेते हैं स्थूल पोषक तत्वों की। स्थूल पोषक तत्व बच्चों ये क्या होते हैं? प्राथमिक पोषक तत्व भी होते हैं। जैसे कि इनमें कौन कौन से आते हैं मैंने आपको अभी बताया। स्थूल पोषक तत्व में याद रखना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना। ये क्या होते हैं? स्थूल पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो स्थूल पोषक तत्व में भी क्या है, इनको भी क्या कर दिया इनने? 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो क्या रखा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को एक साथ रख दिया है ना, और ये इसको एक साथ रख दिया है। तो इसको दे दिया है प्राथमिक नाम दे दिए इसको, और इसको द्वितीयक, है ना। प्राथमिक और द्वितीयक दे दिया इसमें नाम। देखिए यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक। तो स्थूल पोषक तत्व के भी 2 प्रकार मान के चल लो आप, प्राथमिक और द्वितीयक, है ना। इसके बाद में लास्ट बात कर लेते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। बच्चों ये वैसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व, इसे गौण भी मान सकते हैं, है ना,
माइनर ट्रेस मतलब कम मात्रा में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ये देखो आपको सारणी में बताया गया है। आयरन, इनको याद कर लेना है बच्चों, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, बोरान, मोलिब्डेनम, निकिल, है ना। ये सब क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, इनको कम मतलब कम आवश्यकता इनकी होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं इन्हीं जो पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा है, इसको थोड़ा देखें कि इनका कार्य होता क्या है और लक्षण क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को समझते हैं, बहुत ही उपयोगी चीज़ है बच्चों। आप अपने खेतों में नाइट्रोजन डालते हो ना, नाइट्रोजन किस माध्यम में डालते हो आप दाने के माध्यम से, एक यूरिया के माध्यम से आप नाइट्रोजन को खेतों में डालते हो, है ना। इसको Na के द्वारा प्रदर्शित भी हम करते हैं ना। तो कार्य क्या क्या है बच्चों नाइट्रोजन का क्या कार्य क्या होता है, पत्तियों और तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है, और पौधों में गहरे हरे रंग को बढ़ाता है और पर्ण की गुणवत्ता सुधार देता है। ये पौधों में जैसे हरा गहरा रंग को बढ़ा देता है ना। और उसके बाद में ग नंबर देखते हैं, कोशिका प्रोटीन और क्लोरोफिल के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो कुछ चीज़ें आपको 1-2 पॉइंट ऐसे मेन होते हैं जिनको आपको याद रखना है ना। लक्षण की बात कर लेते हैं, तो ओज और कमी और हरे भागों में पीलापन आ जाता है। अब बताओ, ये नाइट्रोजन हरा भाग बढ़ाता है तो कमी होगी, तो हरा भाग में कमी आएगी कि नहीं, है ना। हरा भाग कम हो जाएगा, पीलापन बढ़ जाएगा, है ना। तो लक्षण ये दिखेंगे नाइट्रोजन के लक्षण, है ना। धीमी धीमी वृद्धि होगी, ये होगा। बच्चों बात कर लेते हैं अब फास्फोरस के बारे में, है ना। फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इस वर्गीकरण को सारणी के माध्यम से देखते रहो। ये अपन मूल पोषक तत्व पढ़ रहे हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सॉरी, अपन पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक, ओके। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए आगे हम अब फास्फोरस पे आए थे। फास्फोरस में क्या होता है बच्चों, जड़ों के निर्माण और जड़ों की स्वस्थ वृद्धि को बढ़ावा देता है। कौन, फास्फोरस, है ना। तेजी से वृद्धि करता है, ठीक है। कंद फसलों में कंदों को भी बहुत तेजी से बनाता है, इसलिए हम आलू में डालते हैं कि नहीं, ठीक है। अब कमी की बात करते हैं, लक्षण कैसे दिखाई देंगे फास्फोरस की यदि कमी हो गई तो। एक पौधे की वृद्धि प्रारंभिक अवस्था में मंद हो जाती है ना, मंद हो जाती है यानी बढ़ती नहीं है वृद्धि, तो समझ लो फास्फोरस की भी कहीं ना कहीं कमी है। पुरानी पत्तियां जो रहती हैं वो मुड़ जाती हैं, जो पुरानी पत्ती होती हैं पौधे की वो मुड़ जाती है ना। तो इससे क्या होता है, फास्फोरस की कमी का पता चल जाता है ना। कंद फसलों में क्या होता है, कंद बनने में देरी होती है ना। तो इसमें समझ सकते हैं हम कि फास्फोरस की कमी हो गई है। अब बात कर लेते हैं हम पोटेशियम की, है ना। पोटेशियम में बच्चों क्या होता है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है ज़रा देखें। पोटेशियम का कार्य जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, ये मदद करता है ना। कार्बोहाइड्रेट को पत्तियों से जड़ों तक स्थानांतरित करने में मदद करता है। देखिए आपको क्या है, ये अध्याय थोड़ा बड़ा लग रहा है पर आपको पूरा देख के जाना है वीडियो, है ना। क्या करें, आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको ध्यान से वीडियो समझ में आ जाएगा और यहीं की यहीं चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना बच्चों। इसलिए ध्यान से समझा करो वीडियो को। कार्य, उसके बाद में लक्षण की बात कर लेते हैं हम। तो कंद के आरंभ की शुरुआत एक साथ होती है ना। गहरे नीले हरे रंग की पत्तियाँ और छोटे पर्व के रूप में कमी दिखाई देती है ना, ये थोड़ी कमी दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों सल्फर की, है ना। सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर की कमी यदि हो जाएगी, ये कार्य क्या करता है, पढ़े पहले, जड़ वृद्धि और तेजी से वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देता है ना, और प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है ना। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके कार्य हैं। इसके बाद लक्षण की बात कर लेंगे, तो पहला लक्षण पढ़ें कि टहनियाँ हल्के हरे रंग की हो जाती हैं, पत्तियों की सिराएं वेन्स भी टेढ़ी हो जाती है ना। ये थोड़ा सल्फर की याद रखना है आपको, ख नंबर याद रखना है। पत्तियों का पीला पड़ना शुरू हो जाता है और पौधे की वृद्धि में बाधा आती है ना, ये दिक्कत आती है। ऊपरी पत्तियां से पीलापन शुरू होना है और पौधा क्लोरोसिस दर्शाता है, ठीक है, क्लोरोसिस दर्शाता है, ये लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। कैल्शियम की बात कर लेते हैं हम, दो कार्य पढ़े हम, जल्दी होगा थोड़ा, और आप जो बाकी चीज़ें हैं बच्चों खुद से भी पढ़ सकते हो, है ना। ये बहुत ही समझाने वाली चीज़ नहीं है, इनको आप पढ़ोगे 2 बार तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पौधों की ओज में सुधार, पौधों के अन्य पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण और संश्लेषण को प्रभावित करता है ना, ये चीज़ें हैं,
ठीक है। और मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम बच्चों सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में बड़ा ये आवश्यक होता है मैग्नीशियम, है ना। तो ये कार्य यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। लक्षण और कार्य आप पढ़ लेना, है ना। जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक देखे होगे आपने, धान में खैरा रोग हो जाता है ना, तो किसकी कमी से होता है, वो जिंक की कमी से होता है, इसलिए जिंक डालना चाहिए, है ना। ये करता है ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण होता है, एंजाइम क्रिया में मदद करता है ना। प्रोटीन संश्लेषण और बीज उत्पादन के लिए आवश्यक है ये। परिपक्वता को देरी से तेज करता है ना, परिपक्वता बढ़ा देता है। और कमी के लक्षण की बात करेंगे हम, तो नई पत्तियां पीली हो जाती हैं, परिपक्व पत्तियां की ऊपरी सतहों पर अंतरसिरा भाग में उथले गड्ढे विकसित होते हैं। ये लक्षण दिखाई देते हैं कहीं ना कहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इनको अच्छे से समझना है अपने को, है ना। बात कर लेते हैं बच्चों आयरन की। आयरन पौधों में चयापचय की एंजाइम प्रणाली में आवश्यक है। सब्जी की फसलों में मिट्टी के पोषक तत्व प्रबंधन, है ना। पौधों में क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए जिम्मेदार एंजाइमों के संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना। तो कमी के लक्षण की बात कर लेते हैं। नई पत्ती के फलक पीले होते हैं, जबकि सिरा और डंठल हरे रहते हैं, है ना। ये रहती बातें। इसके बाद में मैग्नीशियम की बात कर लेंगे। मैग्नीशियम देख लो, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है मैग्नीज, है ना। मैग्नीज, है ना। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक रहता है, इतना याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। लक्षण आप पढ़ लेना यहाँ से। कॉपर के लिए आप पढ़ेंगे, ठीक है। मोलिब्डेनम के लिए पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद में फिर बात कर लेते हैं हम बोरान की। बोरान आप यहाँ से पढ़ लेंगे। बोरान, क्लोरीन, है ना, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, है ना, ठीक है। इनको आपको समझाने की आवश्यकता ना पड़े, आप 1 से 2 बार बुक को निकाल करके आप पढ़ लेंगे, है ना। मैंने आपको हिंट कर दिया है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको अगर इतने पोषक तत्व बन जाते हैं तो ये मान के चलिए यहीं से आपको क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, आशा करता हूँ। अगले अध्याय में मैं इकाई में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।